और आज आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए एक महाआंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसकी बैठक संपन्न हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए एक सबसे बड़ी बात बताई गई है। अमित शाह जी ने कहा है कि नई शिक्षा पद्धति के अनुसार मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों का अभी तक नियमितीकरण क्यों नहीं हो पाया। इस पर आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक संघ की बैठक संपन्न की गई। और वहीं आपको बता देते हैं कि अमित शाह ने नई शिक्षा पद्धति के अनुसार शिवराज सिंह चौहान देर रात तक उनकी क्लास ली है। आइए सुनती हैं पूरी वीडियो। यशस्वी मुख्यमंत्री जो कुशाभाऊ के निकट के सहयोगी भी रहे, ऐसे श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश की शिक्षा को ऊर्जा और गति देने वाले सभी शिक्षाविदों का भी मैं भारती के कार्यक्रम में मन से स्वागत करता हूं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं भाई वीडी शर्मा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक कार्यक्रम कुशाभाऊ जन्मशती के निमित्त मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किए हैं। और उसमें से एक कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर किसी न किसी को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया है। संगठन के लिए भी संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत हो, इस प्रकार के कार्यक्रम और संगठन की पहुंच समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम वीडी शर्मा जी ने करे हैं। मैं कुछ महीने पहले भोपाल आया था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी एक विषय पर बोलने के लिए आइए। मगर मुझे एक बात अध्यक्ष की समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गृह मंत्री को क्यों बुलाया है बोलने के। खैर, अब अध्यक्ष जी ने कहा है तो मुझे बात करनी है, मगर मैं पहले थोड़ी बात कुशाभाऊ ठाकरे पर जरूर करना चाहता हूं। एक महान नेता वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते को दिखाता है। ये दो चीजें तो बहुत सारे नेताओं में उपलब्ध हो जाती है आज के जमाने में। रास्ते को जानने वाले भी कई लोग हैं, दिखाने वाले भी कई लोग हैं, मगर कुशाभाऊ एकमात्र ऐसे नेता थे जो रास्ते पर चलते भी थे और साथ में कार्यकर्ता को चलाते थे। रास्ते को जानना, रास्ते को दिखाना और रास्ते पर स्वयं चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है और वो ही बात कुशाभाऊ को महान बनाती है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि कुशाभाऊ का संपर्क बहुत आप लोगों का आया है। सालों तक कुशाभाऊ जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को घटने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, संगठन के पाठ को धीरे 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 अपने कर्तृत्व से बढ़ाने का काम किया। मगर हम गुजरात के लोग भी कुशाभाऊ का बहुत अच्छे तरीके से कुशाभाऊ को जानते हैं, क्योंकि कुशाभाऊ एक लंबे अरसे तक गुजरात के प्रभारी रहे और बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर पर रहते रहते उन्होंने कार्यकर्ताओं को घटने का काम किया। कुशाभाऊ एक ऐसे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा हो वो अगर जानना है तो कुशाभाऊ को जानना पड़ेगा। इस प्रकार के नेता कुशाभाऊ थे और उन्होंने पूरा जीवन बहुत लंबे बड़े भाषणों करे, बगैर कोई उद्घाटन तो शायद ही किया होगा, कभी चुनाव भी नहीं लड़े। अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में पार्टी को भी रास्ता दिखाने का काम किया, कार्यकर्ता को भी रास्ता दिखाया। मैं मेरे जीवन में एक दिन भूल नहीं सकता, विधानसभा क्षेत्र आज मुझे याद नहीं, झाबुआ का विधानसभा क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं मगर बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार बने, ऐसा वातावरण हुआ था।
और रात को मालूम पड़ा, हम लोग कोई विधानसभा क्षेत्र में लगे थे कि कुशाभाऊ आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां स्वाभाविक रूप से पहुंचे। कुशाभाऊ जिस परिस्थिति में गाड़ी में से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तबीयत बहुत खराब थी, कुछ बोलने की भी अवस्था शायद नहीं थी। मेरे जैसे जो उनसे ज्यादा मुक्ति से बात कर सकते थे, ऐसे कार्यकर्ताओं ने कहा कुशाभाऊ क्यों आए, कि बस जाते जाते एक बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनना देख कर जाना है, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना। इस प्रकार का समर्पण शायद ही किसी व्यक्ति में होगा, शायद ही किसी नेता में हो सकता। कुशाभाऊ जी न आए तो कोई बुरा नहीं मान सकता। वक्त में इतनी सुजन थी, उनका इलाज लंबा गुजरात में भी हुआ था, मुझे मालूम है क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, परंतु कोई नहीं बोल सकता। तो गांव को डाल दो आधार कार्ड पे। दूसरा, मेरी एक फैक्ट्री पुणे में भी थी, तो मैं वही था, वहाँ एक संघ का कार्यक्रम था, पूर्ण गणवेश का कार्यक्रम था। कुशाभाऊ उस वक्त भी काफी बीमार हो चुके थे। पूर्ण गणवेश के कार्यक्रम में जाना था, कुशाभाऊ ने बाकी सब तो गणवेश पहन लिया, पग में सूजन इतनी थी कि नीचे काले बूट नहीं पहन पाए और चले गए। किसी एक भी शब्द बोले बगैर वो महान आदमी वापिस चला आया। एक स्वयंसेवक को कहा भैया मुझे घर पे छोड़ दे, पूर्ण गणवेश पहनकर आना है, मैंने नहीं पहना है। ये विनम्रता, ये सहजता कुशाभाऊ में थी। कुशाभाऊ अपने आप में एक प्रकार से यूनिवर्सिटी थे कि भारतीय जनता पार्टी और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, इसकी एक यूनिवर्सिटी थे। धार से जन्म लेकर जब तक जीवन रहा, पूरा जीवन संघ के विचार को समर्पित रहा, भारतीय जनता पार्टी अर्पित रहा और पूरे मनोयोग से, हर कठिनाई से पार्टी को अग्रसर रहे। 19 महीने जेल में भी रहे, नेता पार्टी के संगठन मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। अगर कुशाभाऊ कुछ भी बने, वो हमेशा कुशाभाऊ ही रहे। इतना सरल, सहज और विरल व्यक्तित्व आज उसकी जन्मशती बन रही है। और उस विषय पर बोलने के लिए मुझे यहाँ पर आप लोगों ने उनकी जन्मशती के जो व्याख्यान मालाएं रखी है, उसमें बोलने के लिए मुझे आप लोगों ने बुलाया है। तो मैं तो बीडी शर्मा जी का बहुत आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ढेर सारी चर्चाएं देश भर में कई हुई। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। देश में जब जब भी शिक्षा नीति आई, तब विवाद जरूर हुए। किसी न किसी ने इसका विरोध किया, किसी न किसी ने इस पर टिप्पणियां की और किसी न किसी ने इसके सामने घोर आपत्तियां दर्ज की, क्योंकि शिक्षा एक विषय ही ऐसा है जिसमें ढेर सारे विचारों का होना जरूरी भी है और होते भी है। परंतु एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई 2020 में, इसका आज तक किसी ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते वक्त इतना अच्छा कंसल्टेशन हुआ है कि सभी को अपने विचार इस शिक्षा नीति के अंदर प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी को लगता है हाँ, मैं यही तो चाहता था, हाँ ये तो मैंने कहा, हाँ ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे मूल विचारों के आधार पर बनी हुई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अंग्रेजों के हाथ में जब से शासन आया, तब से हम कहीं न कहीं शिक्षा के उद्देश्यों से भटके। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगारी देना नहीं है, रोजगारी देना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब
सरकार के लिए, उद्योगों के लिए क्लार्क्स खड़े करना नहीं है। नौकरी तो सब करते हैं, परंतु केवल क्लार्क्स खड़े करना शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा मनुष्य के अंदर पड़ी हुई शक्तियों की अभिव्यक्ति है और उसको उत्कृष्ट बनाने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा ये मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन की जो शक्ति है उसका महत्तम उपयोग करने के रास्ते पर अगर मनुष्य को ले जाती है तो ही वो शिक्षा सार्थक शिक्षा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में समग्र ब्रह्मांड को सम्मिलित करने की, जानने की शक्ति है, क्षमता है। ज्ञान मानव विकास की सभी गतिविधियों का मूल स्रोत है और वो मूल स्रोत से हर बच्चे को मूल स्रोत से परिचय कराना, उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान और सभी गतिविधियों के मूल स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करने का काम ये शिक्षा है। और इसी नजरिए से ये शिक्षा नीति को बनाया गया है। मित्रों, दुर्भाग्य से बच्चों के नाम की सूची एक ऐसी शिक्षा नीति बन गई थी जिसका केवल और केवल आधार रटा रटाया कोर्स बनाकर उसको नौकरी की दिशा में ले जाना। बच्चे के अंदर पड़ी हुई ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना, उसके विकास की संभावनाओं को तराशना और उसके केवल सिर्फ सफल व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति बनाने की दिशा में ले जाना, ये उद्देश्य कभी रहा नहीं था। मित्रों, मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब पूरा अध्ययन आप करेंगे उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन भी है, मगर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अलग प्रकार से करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई है। किसी को इसके अंदर रोजगारी की प्रबल संभावनाएं दिखती है, बेरोजगारी का उन्मूलन दिखता है। कुछ लोगों को इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे की अभिव्यक्ति को एक मंच देने का प्रयास दिखता है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारा स्पेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों को अनुसंधान, R&D के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्पेस और बहुत संभावनाएं इस शिक्षा नीति में दिखती है। कुछ लोगों को दुनिया भर के सब अच्छे कोर्सों को भारत के अंदर लाने का एक विचार भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा नीति को देखने का एक अलग अलग नजरिया है। परंतु मैं शिक्षा नीति को देखता हूं, ये शिक्षा नीति भारत की आत्मा का उद्घोषणा है। ये शिक्षा नीति भारतीयता की उद्घोषणा है और इस शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मनुष्यों ने जो शिक्षा के विचार रखे थे, वो विचारों को समाहित करने का काम, वो विचारों को नीचे जमीन पर लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया। आज तक कभी भी देश की शिक्षा नीति में स्वभाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया। इस शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो, इस पर बहुत बल दिया है और मैं मानता हूं कि बच्चे के विकास की नींव के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी भाषा में पहला ज्ञान प्राप्त करे, सोचने की आदत अपनी भाषा में वो डाले और अपनी भाषा में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानकारी प्राप्त करे। और ये बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। किसी भी शिक्षा नीति के अंदर मन की संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए अगर स्पेस नहीं है तब व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकते। हमारे यहाँ शिक्षक को गुरु की उपमा दी है। गुरु की उपमा क्यों दी है? माटी
लघु लेकर जो विद्यार्थी आता है उसको, उसकी मति को, उसकी बुद्धि को जो गुरु बनाकर घर, मतलब बड़ा बनाकर घर पे भेजता है, वही गुरु होता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्मृति की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता देने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एजुकेशन उसको आना चाहिए, और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एजुकेशन करने के बाद फिर से इसकी मीमांसा करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर इतना बच्चे में प्राथमिक शिक्षा के वक्त हम नहीं डालते हैं तो व्यक्ति कभी स्वतंत्र विचारों से बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सफल आदमी तो आप बना सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हो, एक अच्छा वैज्ञानिक बना सकते हो, परंतु उसको अगर बड़ा व्यक्ति बनाना है तो उनकी मन की सभी शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देते हुए उसको उन्नत करने का काम, उसका विकास करने का काम अगर शिक्षा नीति करती है तो वो ही शिक्षा नीति सफल शिक्षा नीति मानी जा सकती है। और आप इस शिक्षा नीति के अंदर प्राथमिक शिक्षा पर जितने तत्व डाले गए हैं, इसका ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो मन की शक्ति को बढ़ावा देना, इस पर बहुत बड़ा भार दिया है। तो देश जो बनता है, महान देश की जब रचना करनी होती है, तब नदियों से नहीं होता है, पहाड़ों से नहीं होता है, भूमि से नहीं होता है, वृक्षों से नहीं होता है। महान देश महान व्यक्तियों से ही बन सकता है, और महान व्यक्ति बच्चों में ही छुपी हुई होती है। अगर वो बच्चे को महान बनने का स्वप्न शिक्षा नहीं डाल देती है उसके मन में, तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति को महान देश बनाने का स्वप्न अगर शिक्षा नहीं देती है तो वो शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं। और हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के लिए, इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए वो सुझाव के अंदर इसको इनबिल्ट किया गया है। मित्रों, मैं आज विवेकानंद जी को भी कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष को झेलने के लिए समर्थ नहीं बनाती है, वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। जो शिक्षा बच्चे के चरित्र को उद्योगति प्रदान नहीं करती है। दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है। और मध्य प्रदेश के 27 जिलों में स्थिति चिंताजनक हो गई है। कलेक्टर सहित पूरे जिले प्रशासन बाढ़ में फंस चुके हैं। लोगों को निकालने के लिए जुटा हुआ है पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन। भोपाल सहित कई जिलों में कलेक्टरों के द्वारा 23 अगस्त को स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, परंतु रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यवस्था के कारण यदि कहीं कलेक्टर ऑफिस से आदेश जारी नहीं हो पाए, तब भी शासन की ओर से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का जोखिम जनता ना उठाए। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में न केवल मूसलाधार बारिश हो रही है, बल्कि तेज आंधी तूफान चल रहे हैं। इस कारण से कई पेड़ गिर गए हैं और लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। आपको बता देते हैं, कई लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है और कई लोगों को पानी घर में भर जाने के कारण उनका राशन पानी बह गया है। स्थिति गंभीर को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सभी लोग अपने उच्च घरों में जाएं और अपने बच्चे और बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें और मूक पशुओं को बचाने की भी प्रयास करें। आगे बताया जा रहा है कि सभी लोगों को आश्वासित किया जा रहा है कि अपने अपने जिले कलेक्टर को आप फ़ोन लगा सकते हैं, और भोपाल के द्वारा वायुसेना से भी हेल्प मांगी गई है। मध्य प्रदेश के 23 अगस्त के इन जिलों में अलर्ट जारी किए गए हैं। आइए बता देते हैं, मौसम विभाग के अनुसार भोपाल के अनुसार अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास, मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच एवं राजगढ़ जिले के घनघोर बारिश होने की संभावना है। इस कारण से जनजीवन व्यस्त हो गया है।
नदी नालों का बाढ़ में हो चुका है। इस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और मौसम की सामान्य स्थिति को देखते हुए 24 अगस्त 2022 तक की हो सकती हैं छुट्टियां सभी स्कूलों की। उपरोक्त के अलावा नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर एवं भोपाल जिलों में मूसलाधार बारिश होने के कारण सभी डैमों के गेट खोल दिए गए हैं, जो कि नदी में पानी नहीं बनने के कारण खेतों में बह रहा है। वहीं आपको बता देते हैं इस मौसम के अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों को अपील की गई है कि मौसम खराब होने की स्थिति में अपनी रक्षा करें और बचाव के लिए प्रबंध रखें एवं किसी भी प्रकार का खतरा न लें। आप लोगों के साथ शासन और कलेक्टर साहब मौजूद रहेंगे और किसी भी को कोई परेशानी है तो विदिशा जिले के कलेक्टर साहब का भी नंबर आपको दे दिया जा रहा है, इससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और यह इस वीडियो को अपने लोगों को भेजें ताकि उन लोगों के लिए काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।